मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आचार्य विद्यासागर जीवदया गौसेवा सम्मान योजना में राज्य स्तरीय समारोह में अमरकंटक पहुंचे हैं। वहीं सबसे पहले नर्मदा माता मंदिर पहुंचकर नर्मदा माता की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लिया। वहीं पूजा अर्चना करने के बाद सीएम राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ सेवा के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक एम्बुलेंस डॉक्टर सहित उपलब्ध कराने वाली है। इसका नंबर 1962 होगा। वहीं ये भी कहा है कि ये सेवा 1 माह के अंदर शुरू कर दी जाएगी। महावीर जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये मूल मंत्र बिना किसी संघर्ष के, घृणा नहीं प्रेम के आधार पर जियो और जीने दो का संदेश आज दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। आज मुझे सौभाग्य मिला आचार्य प्रवर श्रद्धेय विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने का भी, और जीवदया पुरस्कार जो विशेषकर गौ सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है आचार्य श्री के नाम पर, आज व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया। अब बहुत जल्दी जैसे आदमियों के लिए एम्बुलेंस चलती है, वैसे गौ माता के लिए भी एम्बुलेंस चलेगी। फ़ोन अगर कोई करेगा तो जैसे 108 पहुंच जाती है आदमियों के लिए, वैसे ही 1962 ये नंबर है। 1 आध महीना के अंदर हम क्रियाशील करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 407 एम्बुलेंस ऐसी चलेगी हर ब्लॉक में एक, जो गौ माता की, पशुओं की भी सेवा करेगी। एक बार फिर महावीर जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना होने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में एक गेम चेंजर साबित हो रही है। सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों के साथ रखी थी। वहीं समीक्षा बैठक शुरू होते ही सबसे पहले कृषि मंत्री कमल पटेल ने लाडली बहना योजना पर फोकस करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 अप्रैल तक यानी कि 7 दिनों में इस योजना के अंतर्गत पूरी पात्र बहनों का पंजीयन हो जाना चाहिए, ताकि हमारा हरदा जिला इस योजना के पंजीयन में नंबर 1 पर आ सके। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना होने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो रही है। सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों के साथ रखी थी। वहीं समीक्षा बैठक शुरू होते ही सबसे पहले कृषि मंत्री कमल पटेल ने लाडली बहना योजना पर फोकस करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 अप्रैल तक यानी कि 7 दिनों में इस योजना के अंतर्गत पूरी पात्र बहनों का पंजीयन हो जाना चाहिए, ताकि हमारा हरदा जिला इस योजना के पंजीयन में नंबर 1 पर आ सके। पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाला है। चुनाव में अब भाजपा नए नए पैतरे आजमाएगी, पर जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो हमारे साथ भी आना चाहते हैं, पर मेरी नज़र में जमीन से जुड़े व्यक्ति का वजन कहीं अधिक है। गृह जिला छिंदवाड़ा को लेकर कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा में किसी विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं है। छिंदवाड़ा की जनता से मेरा आत्मीय और पारिवारिक संबंध है। मैं तो दिग्विजय सिंह को ये राय दूंगा कि उनके ऊपर केस चलाएं। ये आज दिग्विजय सिंह की आलोचना, हाँ, फर्जी आलोचना, झूठ बोल के कि ये आतंकवादियों के मित्र हैं। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लगभग 10 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और अब कहते हैं इनकी उग्रवादियों से संबंध है।
साबित करे। बोलने के लिए तो अपना मुंह चला लो कि कोई चीज बोल लो। मैं सबसे सुनूंगा सबकी बात, सबसे। बंगाल में रामनवमी के अवसर पर देश में दंगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व ने आज से नहीं हमेशा से प्रयास किए हैं किस प्रकार से हम समाज में अस्थिरता लाए और बंगाल इस तरह का देश में उदाहरण है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा कि उनके दल के लोग जिस प्रकार से गुंडा निजम करने का प्रयास लगातार हुआ है, जहां पर घटना घट रही हो तो बीजेपी का कार्यकर्ता जाना चाहता है तो उसे रोक देते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां जाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया जाता है। पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार को मैं बधाई देता हूं कि संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर हमारी सरकार ने 100 करोड़ की लागत से मंदिर के निर्माण की घोषणा तो की। संत रविदास जी केवल अनुसूचित जाति में मात्र अनुयायी नहीं है, उनके अनुयायी हर समाज वर्ग में हैं और इसलिए हमने तय किया कि 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का मंदिर का निर्माण तो होगा ही, लेकिन संत रविदास शिला पूजन करके पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव के अंदर लोग शिला का पूजन करके एक ईंट मेरी भी लगेगी, एक मुट्ठी चावल खिचड़ी के लिए मैं भी दूंगा और उस गांव की मिट्टी लेकर के, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर हम संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण में लगाएंगे। ये प्रयास जन भावनाओं को जोड़ने का, उन लोगों के, चाहे वो अनुयायी हैं या समाज में जो श्रद्धा के केंद्र संत रविदास जी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और सामाजिक दृष्टि से भी हमने अपील की है और सबको साथ में लेकर के जब उनके ये समितियां वगैरह बनेंगी तो सभी समाजों के लोग, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इनिशिएशन है, लेकिन सभी समाजों के लोग मिलकर के भव्य मंदिर का निर्माण, संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण वहां पर होगा। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को बधाई देता हूं। बेगमगंज महोत्सव मेले का आयोजन शुरू हुआ है। इसमें आज इंदौर से आए कलाकारों ने खाटू श्याम के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह राजपूत मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना के साथ की गई और खाटू श्याम जी के कार्यक्रम में विधायक स्वयं जमकर नाचे हैं और श्याम गीत भी उन्होंने गाया है। मध्य प्रदेश में प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर भोपाल में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। पंकज सिंह ने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक होना युवाओं और नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परीक्षाओं के पेपर लीक कराने को लेकर प्रदेश में एक सिंडिकेट काम कर रहा है। पंकज सिंह ने कहा कि सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक तो पहले से ही होते आ रहे हैं, लेकिन अब 10वीं 12वीं समेत 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं। इससे सिस्टम और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को डुबोया जा रहा है, प्रदेश के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस मामले को आम आदमी पार्टी बेहद गंभीरता से उठा रही है। 10वीं के पेपर लीक हो जाते हैं, विज्ञान का, अंग्रेजी का, 8वीं का बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है, पटवारियों का पेपर लीक हो जाता है, नर्सिंग का पेपर लीक हो जाता है, टीईटी शिक्षकों का पेपर लीक हो जाता है। इस तरीके की घटनाएं प्रतिदिन चल रही हैं
कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, कानून के नाम पे जंगल राज चल रहा है। इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी, इस पे जांच कराइए, दोषियों पे सख्त कार्रवाई करिए, अन्यथा आम आदमी पार्टी 2023 में आएगी और यहाँ पे ऐसे किसी भी घोटाले के खिलाफ, ऐसे किसी भी घटना के खिलाफ, अपराध के खिलाफ हम कानून लाएंगे और दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। और जब तक ये कार्रवाई नहीं हो जाती तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो सड़क हो, चाहे हमारे जो नेता राज्यसभा में हो, चाहे जहां पे भी हो, जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग आवाज उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? पंकज सिंह, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, आम आदमी पार्टी। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही आपका काम हो जाएगा? नहीं, ये क्योंकि पत्रकार साथी, प्रेस वार्ता एक माध्यम है अपनी बात जनता के बीच और सत्ता तक पहुंचाने का। क्योंकि सत्ता तो दंभ में डूबी हुई, वो तो बात करती नहीं है। तो हम आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि आपने अगर ऐसे विषयों को सख्ती से नहीं डील किया तो आम आदमी पार्टी सड़क पे भी संघर्ष करेगी और 23 में आपके खिलाफ ताकत के साथ हम चुनाव भी लड़ेंगे, यहाँ सरकार भी बनाएंगे और ऐसे लोगों पे कानून बनाकर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से विधानसभा मुख्यालय के सतनाम भवन में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर कहा कि लोकतंत्र की हत्या केंद्र की सरकार कर रही है और बोलने वाले लोगों की सदस्यता समाप्त की जा रही है। और बीच में उस प्रकरण पे सुनवाई भी नहीं हो रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि संसद में अडानी जी का मामला राहुल जी ने उठाया और उस केस को दोबारा रीओपन किया गया और उसमें सुनवाई हुई और जज भी बदल गए। पहले स्टे था और इतना त्वरित फैसला आया और राहुल जी के खिलाफ आया। हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और कई तरह की बातें होती हैं और ऐसे कई उदाहरण हैं, उन्हें मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप सबको ज्ञात है। लेकिन राहुल जी ने कौन सा ऐसा बात कह दिया? उन्होंने ये कहा कि जितने जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या देश से भाग रहे हैं राशि का गमन करके, वो मोदी क्यों है? और प्रधानमंत्री जी तो स्वयं कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, प्रधानमंत्री नहीं हूं। और देश चाहता है कि वो प्रधानमंत्री रहें, चौकीदार ना रहें। देश को प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, ना कि चौकीदार की। चौकीदारी करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो चौकीदार का पद छोड़कर आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री ही बने रहना चाहिए, ताकि जनता ने जो जनादेश दिया है देश के विकास के लिए, आम जनता के सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, वो काम उनको करना चाहिए। ना कि जो मोदी जी, नीरव मोदी हैं, अडानी जी हैं, इनकी ऐसा लगता है कि वो देश की चौकीदारी छोड़ के उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। विपक्ष को कुचलने की साजिश चल रही है। अब विपक्ष को रोज कुचला जा रहा है, रोज आवाज को दबाया जा रहा है। जैसे संसद में राहुल गांधी जी ने अडानी के ऊपर मुद्दा उठाया, 20,000 करोड़ का मामला है, सेल कंपनी से जुड़ा हुआ है और अडानी जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो सेल कंपनी में और नया नया कंपनी का गठन हुआ है और 20,000 करोड़ आया कहां से है? यदि आपके मन में चोर नहीं है, एक नंबर का धन लगा है, सही तरीके का धन है, सही मार्ग से होकर आया है, तो उसमें आप लोगों को उसको उजागर करना चाहिए। जो सवाल पूछा जा रहा है उसे बताना चाहिए, ना कि छुपाया जाना चाहिए। संसद में माइक बंद कर दिया जाता है राहुल जी का, खड़गे जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बातों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, विलोपित कर दिया जाता है। उसी तरह राहुल जी की भी जितनी बातें हैं जो अडानी से संबंधित हैं, उन बातों को भी रिकॉर्ड से विलोपित कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और प्रधानमंत्री जी राहुल जी से भयभीत हैं। उन्हें आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी से खतरा महसूस हो रहा है और उन्हें सत्ता जाने का डर सता रहा है, इसलिए इस प्रकार की वो कार्रवाई कर रहे हैं। सुकमा जिला मुख्यालय में सचिव के हड़ताल से वापस न लौटने को लेकर कार्रवाई के आदेश आ चुके हैं।
वहीं शासन से जारी आदेश की कॉपी को जलाकर पंचायत सचिव संघ ने आज विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि शासकीयकरण की मांग को लेकर 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सचिव को शासन ने आदेश जारी कर वापस काम में नहीं लौटने पर सेवा शर्तों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने की धमकी दी थी। इससे नाराज पंचायत सचिवों ने आदेश की प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। 18वें दिन में हम लोग पूरे प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पे जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालयों में रमन भूपेश जी की जो तानाशाही सरकार है, जो हम लोगों को मात्र 18 दिन की हड़ताल से डर गई है और हमें बर्खास्त और टर्मिनेट करने के लिए हमको आदेश जारी कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ 6 महीने बाद उन्हें हम लोग टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि ये सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। 5 साल में एक भी कर्मचारी, किसी भी कर्मचारी संघ के लिए 1 रुपये का काम नहीं किया है। आज हम लोग को 3 बार आश्वासन दिया गया और 1 रुपये का हमारे पास काम नहीं हुआ है। जिस मुख्यमंत्री को मात्र 3 साल रायपुर में तिल्दा नेवरा इलाके में घर में घुसकर बाप बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जितेंद्र पाल और उसके नाबालिग बेटे आयुष पर 6 से 7 लोगों ने हमला किया हुआ था। इसमें घटना में पिता की मौत हो गई थी। वहीं आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने उनका जुलूस निकाला और उठक बैठक भी करवाई। आपको बता दें कि 3 दिन पहले तिल्दा नेवरा इलाके में घर में घुसकर बाप बेटे पर हमला करने के मामले में वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल 2 कार और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। वहीं पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तिल्दा थाना क्षेत्र के कुंदरू ग्राम में वहाँ के निवासी जितेंद्र पॉल, बेसिकली ये यूपी के रहने वाले हैं और काफ़ी लंबे समय से वो यहाँ उस एरिया में रहते हैं। और उसके बेटे आयुष पाल, इसके ऊपर में प्राणघातक हमला हुआ था, जिसमें जितेंद्र पॉल की रात में ही मौत हो गई और आयुष पॉल को हॉस्पिटलाइज किया गया था, जहाँ पर वो फिलहाल वो सुरक्षित हैं। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस ने चारों दिशाओं में नाकेबंदी की और साथ में ही हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी इसमें लगी, थाने की टीम भी लगी और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार आरोपियों की पतासाजी की गई। तो बहुत जल्दी पुलिस को इसमें सफलता मिली। पुलिस ने अभी तक 5 इसमें से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके में नाम है आशु उइके, शुभम घोष, विकास घोष, बलराम यादव और शिव कुमार उइके। जब इन लोगों ने घटना को कारित किया, उस दौरान शिव कुमार उइके को भी हाथ में चोट लगी, तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था। और इनमें जब पुलिस ने जो तफ्तीश की है, तो उसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि जितेंद्र पाल जो मृतक है, ये पूर्व में तिल्दा थाना क्षेत्र में निगरानी बदमाश थे। वर्तमान में ये माफी बदमाश की श्रेणी में लाया गया था, इनके चाल चलन में चेंज को देखते हुए। और जो आरोपी आशु उइके और उसकी टीम, इनके खिलाफ में बहुत सारे मामले विभिन्न थानों में रायपुर जिले में पंजीबद्ध है। आशु उइके मूलतः बालाघाट का में भी रहता है, अधिकांश समय वहीं बिताता है। इनके बीच में उस क्षेत्र में लेकर, क्योंकि दोनों का एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, आपस में एक वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इनके बीच में विवाद होते रहता था। इस बात की पुष्टि भी अब हो रही है। और पूर्व में भी इनके बीच में किसी एक छोटी सी बात को लेकर इनके बीच में लड़ाई हुई थी। मृतक का कहना है कि आरोपी उसको फ़ोन में धमकी देता है। तो इस प्रकार से आपस में इनके बीच में एक मनमुटाव की स्थिति थी और उसी की परिणति ये हुई कि उस दिन एक दुखद घटना हुई जिसमें जितेंद्र पाल की मौत हो गई। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।